Hi everyone, welcome back to Nuskis. So today we'll be talking about today's daily lead code challenge, which is cherry pickup 2. So let's try to read the problem statement first. So we are given a rows into columns matrix grid, which represents a field of cherries where grid of I and j represents the number of cherries that you can collect from the ij cell. So हमें एक matrix given है and in each of the cell in the matrix एक नंबर जो represent करता है वो represent करता है कि हम at any point in time कितना cherries को pick up कर सकते हैं, right? This is the first line. Now we have two robots that can collect cherries from you. Generally what happens is जो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस होते हैं या फिर ग्रिड के क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई एक बंदा होता है, राइट? या तो मतलब वो एक बंदा हम ही होता है या फिर वो कोई एक रोबोट दे देता है या फिर वो ऐसा बोलता है कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेल. बट पॉइंट इज कि सोर्स जो होता है प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के लिए वो एक होता है. यहाँ पे दो गिवन है, तो लेट्स ट्राई टू रीड इट फर्दर. सो रोबोट 1 इज लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. तो रोबोट 1 यहाँ पे प्लेस्ड है एंड रोबोट 2 आपका यहाँ पे प्लेस्ड है, विच इज द टॉप राइट कॉर्नर, राइट? अब हमें करना क्या है कि वी नीड टू रिटर्न मैक्सिमम नंबर ऑफ चेरीज कलेक्शंस यूजिंग बोथ रोबोट्स बाय फॉलोइंग द बिलो रूल्स. तो लेट्स ट्राई टू रीड द रूल्स. तो पहले तो देखते हैं कि फ्रॉम अ सेल आईजे रोबोट्स कैन मूव टू सेल दिस दिस एंड दिस. तो मैं इसको सिंपल भाषा में बताता हूँ आपको. अगर कोई रोबोट यहाँ पे है तो वो रोबोट अपने लेफ्ट में नेक्स्ट रो में लेफ्ट में जा सकता है, सेम कॉलम के अंदर अगली रो में जा सकता है. देखो जाएगा अगली रो में ही, तो अगली रो में वो या तो लेफ्ट में जा सकता है वो या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट डाउन आ सकता है या फिर वो राइट में जा सकता है. सिंपल सी बात है, ठीक है? तो ये फर्स्ट लाइन है. पहला रूल है व्हेन एनी रोबोट पासिस थ्रू अ सेल इट पिक्स अप ऑल चेरीज एंड सेल बिकम्स एन एम्प्टी सेल. तो जब भी कोई एक रोबोट एक पर्टिकुलर सेल से पास थ्रू करता है, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ चेरीज को पिकअप कर लेता है और वो सेल हो जाती है एम्प्टी, राइट? तो अगर वहाँ पे 5 चेरीज है तो 5 चेरीज को पिक करेगा और वहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट? आप ऐसे समझ सकते हो. नाउ व्हेन बोथ रोबोट्स स्टे इन द सेम सेल. अब देखो एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है, से फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला रोबोट 3 से 5 पे मूव किया एंड ये वाला रोबोट भी 1 से 5 पे मूव किया. तो अब ये 5 पे दोनों ही रोबोट्स मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 5 5 10 हो जाएगा नंबर, राइट? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ चेरीज सिर्फ 5 है. तो अगर रोबोट 1 और रोबोट 2 एट सेम पॉइंट इन टाइम आपके 5 वाली चेरी पे मूव कर रहे हैं, राइट? 5 वाली सेल पे मूव कर रहे हैं, तो वो 5 ही काउंट करेंगे हम, राइट? तो ये आपका थर्ड पॉइंट है. व्हेन बोथ रोबोट्स स्टे इन द सेम सेल ओनली वन टेक्स द चेरीज. नाउ बोथ रोबोट्स कैन नॉट मूव आउटसाइड. दोनों ही रोबोट्स आपके बाहर नहीं जा सकते, राइट? मतलब आउट ऑफ द बाउंड नहीं जा सकते. सिंपल है, वो तो हमें पता ही है. मैट्रिक्स के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है. बोथ रोबोट्स शुड रीच द बॉटम रो इन द ग्रिड. दोनों के दोनों रोबोट्स को आप यहाँ तक लेकर के जा सकते हो, उसके बाहर लेकर के नहीं जा सकते, ठीक है? तो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है. मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ और फिर बात करते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की है, कैसे इस प्रॉब्लम के अंदर चॉइसेस हैं और कैसे हम इसको डीपी का कॉन्सेप्ट यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है, राइट? अब देखो समझने की कोशिश करते हैं. देखो मान लो आपको पता है कि रोबोट 1 आपका 3 वाली सेल पे और रोबोट 2 आपका 1 वाली सेल पे है. अब देखो मैं सिंपल से आपको एक चीज बताता हूँ. सपोज करो कि रोबोट जो 1 है R1 का मैं यहाँ पे ट्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं R2 का ट्रेस करूंगा, ठीक है? तो अज्यूम करो कि रोबोट 1 स्टार्टिंग में 3 पे है और रोबोट 2 आपके पास 1 पे है, ठीक है? अब लेट्स ट्राई टू अज्यूम इट फॉर वंस कि रोबोट 1, क्योंकि मुझे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चेरीज को कलेक्ट करना है ना, तो मान लो अगर रोबोट और अभी अगर आप शुरू की फर्स्ट 2 रोज को देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है रोबोट 1 को एक काम करते हैं 3 से 5 पे मूव कराते हैं, ठीक है? 3 से 5 पे मूव कराते हैं. तो अगर रोबोट 1 3 से 5 पे मूव किया, मतलब ये वाला मूव किया, तो फिर 1 को कहाँ पे मूव कराना होगा? आप देखो 1 पे आप 5 पे मूव कराओगे तो वो एक भी चेरी को पिक नहीं कर पाएगा, राइट? और ऐसे देखो अगर आप 1 से 5 पे मूव करा दिए तो 5 से आप इधर नहीं जा सकते. फिर अब आप अगर रोबोट आपका 2 यहाँ पे आ गया तो वो फिर नेक्स्ट रो में ही जा सकता है, राइट? तो अभी लेट्स गो बैक 1 स्टेप. अभी आपका R1 रोबोट ने 3 से 5 पे मूव किया है, तो अब R2 के लिए हम देख रहे हैं. तो चलो एक काम करते हैं, सपोज करते हैं कि R2 हो सकता है यहाँ पे मूव कर जाए, ठीक है? तो वो 1 से 1 पे मूव किया. अब देखो आपका रोबोट 1 यहाँ पे है 5 पे और रोबोट 2 आपका यहाँ पे है. अब देखो रोबोट 1 आपका इस 2 पे मूव नहीं कर सकता बिकॉज आप सेम रो में नहीं मूव कर सकते, आपको नेक्स्ट रो में ही मूव करना पड़ेगा. तो ऐसा हो सकता है कि आपका रोबोट 1 लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मूव किया विच इज 5 अगेन, ठीक है? और आपका रोबोट 2 जो है वो हो सकता है 1 से 5 पे मूव करे, ठीक है? चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया. अभी तक काफी नंबर ऑफ चेरीज हमें मिल पा रही है. अब आपका रोबोट 1 है यहाँ पे और रोबोट 2 आपका यहाँ पे. तो अब क्या कर सकते हैं? अब देखो मुझे जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है कि रोबोट 1 को यहाँ पे मूव करा देते हैं क्योंकि वो 5 से 2 पे जाएगा, राइट? और रोबोट 1 के लिए तो चाहे आप यहाँ पे मूव कराओ चाहे यहाँ पे मूव कराओ, तो आई थिंक यहाँ पे मूव करा दो. चलो 1 आ गया. अब एक बार सम करके देखते हो, देखते हैं कितना नंबर ऑफ चेरीज हम कलेक्ट कर पाए इस पर्टिकुलर अप्रोच से. तो देखो 3 + 5 इज 8, 8 + 5 इज 13, 13 2 विच इज 15, राइट? ओके ग्रेट. यहाँ पे हमें टोटल मिला 8, तो 15 एंड 8 कितना हो गया? 23. आई थिंक ये 23 हमें एक आंसर मिला. तो लेट्स ट्राई टू कीप इट इन माइंड कि हमें 23 एक आंसर मिला. मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? चलो ग्रेट. अब एक काम करता हूँ, लेट्स ट्राई टू रिमूव द ऑल ऑफ दिस थिंग. अब कोई दूसरा अप्रोच देखते हैं, ठीक है? कोई और दूसरा पाथ जो दोनों रोबोट्स फॉलो कर सकते थे. तो स्टार्टिंग में तो 3 पे
ये स्टार्टिंग में आपके पास 1 पे है, तो ये 3 से देखो, अगर मैं इस 3 को, इस रोबोट को यहाँ पे मूव करा दूँ 2 पे, और इस रोबोट 2 को यहाँ पे मूव करा दूँ 5 पे, राइट। फिर इस 2 से मैं इस रोबोट को लेट्स से फॉर एग्जांपल इस 5 पे मूव करा दूँ, राइट, और इस रोबोट 2 को भी यहाँ पे मूव करा दूँ, तो ये 2 से 5 पे जाएगा और ये भी 5 से आपका 5 पे जाएगा। अब एक रोबोट आपका यहाँ से यहाँ आ सकता है और एक रोबोट आपका यहाँ पे आ सकता है, तो 5 से जा सकता है 2 पे और ये 5 से जा सकता है 1 पे। अब एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आया 12, राइट, और यहाँ पे आया आपके पास 12, ठीक है। तो ये एक नंबर आपको ज़्यादा मिल रहा है विच इज़ 24, तो दैट मीन्स आपको एक बेटर आंसर मिला, राइट। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कर कैसे पाएंगे, राइट। तो कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास, देखो अगर आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही रोबोट होता तो आपके पास सिर्फ चॉइस कितनी होती, आपके पास सिर्फ चॉइस 3 होती, ठीक है। मान लो अगर ये 2 रोबोट्स नहीं होते तो ये रोबोट या तो इधर जा सकता था या फिर इधर जा सकता था या फिर इधर जा सकता था, लेकिन अब क्या है ना, अब रोबोट्स आपके पास 2 है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये चॉइस एक्चुअली मल्टीप्लाई हो गई है। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अज्यूम करो कि इस रोबोट ने जब यहाँ पे चला, मान लो अभी के लिए अज्यूम करो कि थोड़ी सेल बड़ी होती है, अगर ये मैट्रिक्स थोड़ी और बड़ी होती, ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते थे, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ आपको विजुअलाइज कराने के लिए, चलो मैं ये कर लेता हूँ कि लेट्स ट्राई टू रेप्लिकेट दिस मैट्रिक्स। मान लो मैं इसी मैट्रिक्स को दोबारा एक बार यहाँ पे रेप्लिकेट कर लेता हूँ, ऐसा कुछ कर लेता हूँ। चलो मान लो इतनी बड़ी मैट्रिक्स होती, तो अब आपका रोबोट 1 होता 3 पे, रोबोट 1 होता, रोबोट 2 होता आपका यहाँ पे। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। चलो एक काम और कर लेते हैं, लेट्स से आपका रोबोट 1 जो है वो लेट्स से यहाँ पे आ गया इस 5 पे, और रोबोट ये भी आपका चलो इस 5 पे आ गया। अब चलो ये आपका रोबोट 1 है और ये आपका रोबोट 2 है। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे कितनी चॉइसेस बन सकती थी। देखो अगर रोबोट 1 ने यहाँ पे स्टेप लिया, तो जब रोबोट 1 आपका यहाँ पे गया ना, तो रोबोट 2 आपका यहाँ पे भी जा सकता था, यहाँ पे भी जा सकता था, यहाँ पे भी जा सकता था। तो आइडियली पता है रोबोट 1 की एक चॉइस के लिए, रोबोट 1 की एक चॉइस के लिए रोबोट 2 के पास 3 चॉइसेस है। क्योंकि देखो आपको नहीं पता कि किस मोमेंट पे रोबोट 1 को कहाँ पे करना है और किस मोमेंट पे रोबोट 2 को कहाँ पे लैंड कराना है, राइट। आई होप यू आर ट्राइंग टू गेट इट, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं अपने वापस पुराने एग्जाम्पल पे जाऊँ, ठीक है, हमारा पुराना एग्जाम्पल ये था। अब आप खुद से सोचो, अगर रोबोट 3 यहाँ पे मूव करे तो मुझे आइडियली देखना चाहिए ना कि यार रोबोट 1 को यहाँ पे मूव कराने से फायदा होगा या फिर यहाँ पे मूव कराने से फायदा होगा या फिर वो यहाँ पे मूव कराने से फायदा होगा। तो आइडियली मुझे रोबोट 1 की हर एक चॉइस के लिए, मुझे रोबोट 3 की ऑल चॉइसेस पे पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर ईच ऑफ चॉइसेस ऑफ रोबोट 1 मुझे रोबोट 2 के हर एक चॉइस पे देखना पड़ेगा कि वहां से कितना आंसर आ सकता है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स मल्टीप्लायर रिकर्जन। मतलब एक तरीके से एक बंदे की चॉइस के लिए दूसरे के पास 3 चॉइसेस है ना। अगर लेट्स से रोबोट 1 आपका यहाँ पे आता, तब भी रोबोट 2 के पास 3 चॉइसेस थी कि वो यहाँ पे भी आ सकता था। वो एक अलग बात है कि अगर रोबोट 1 यहाँ पे आता तो रोबोट 2 को यहाँ से कुछ मिलता नहीं, है ना। फिर वो यहाँ पे भी जा सकता था और वो यहाँ पे भी आ सकता था। तो सो आइडियली हो गया है कि रोबोट 1 की एक चॉइस के लिए मेरे पास रोबोट 2 की के पास सारी चॉइसेस हमें कवर करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब इसका रिकर्सिव बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और इस पे बात करते हैं कि हमें क्या क्या पैरामीटर्स अपने रिकर्जन के अंदर चाहिए होंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। तो एक चीज समझने की कोशिश करो, एट एनी पॉइंट इन टाइम रोबोट 1 एंड रोबोट 2 दोनों हमेशा सेम ही सेल के अंदर रहेंगे। आप खुद से सोच के देखो, क्योंकि दोनों के पास कंडीशन क्या है कि एक रोबोट अगली सेल में तो मूव करेगा। वो एक अलग बात है कि ये इधर जा सकता है ना, इधर जा सकता है या फिर सेम कॉलम में जा सकता है, बट नेक्स्ट रो में तो दोनों रोबोट्स को जाना पड़ेगा। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम दोनों ही रोबोट्स की जो बेसिकली रो होगी ना वो सेम होगी। तो रोज के लिए हमें अलग अलग मेंटेन करने की जरूरत नहीं कि रोबोट 1 किस रो में है, रोबोट 2 किस रो में है। ये हमेशा श्योर होगा कि दोनों ही रोबोट सेम रो के अंदर होंगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। बट कॉलम्स दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो जो डीपी जो हमारा बेसिकली सॉल्व मेथड या फिर जो आप जिसको जैसे भी आप समझते हो डीएफएस मेथड या रिकर्सिव मेथड जो भी आप समझो, उसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें 3 पैरामीटर्स को मेंटेन करना पड़ेगा। एक तो रो को जो कि कॉमन टू बोथ होगा, और एक कॉलम 1 को और एक कॉलम 2 को, कि एट एनी पॉइंट इन टाइम रोबोट 1 आपका किस रो और किस कॉलम में है, एट रोबोट 2 आपका किस रो एंड किस कॉलम में है, क्योंकि रो हमेशा सेम होगी दोनों रोबोट्स की एट एनी पॉइंट इन टाइम, राइट। ओके ग्रेट। अब क्या करना है, अब बहुत सिंपल है, इसका कुछ नहीं है। मतलब आपको ये चीज बस याद रखना कि अगर एक रोबोट किसी भी मोमेंट पे मूव किया कहीं पे भी, तो हमारे पास टोटल जो चॉइसेस होंगी वो रोबोट 2 के लिए वो ये चॉइसेस होंगी, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप ये भूल जाओ कि रोबोट 1 और रोबोट 2 है। आप आइडियली देखो कि टोटल चॉइसेस कितनी बनी एट एनी पॉइंट इन टाइम, कितनी चॉइसेस बनी टोटल, ठीक है। तो 9 चॉइसेस नहीं बनी। देखो मैं कैसे बताता हूँ, मान लो रोबोट 1 अगर यहाँ जाता तो ये यहाँ पे आ सकता था, रोबोट 1 यहाँ जाता
तो ये यहाँ पे आ सकता था, रोबोट 1 यहाँ पे जाता तो ये यहाँ पे आ सकता था, तो 3 चॉइस तो ये बन गई। फिर रोबोट अगर 1 मेरे पास यहाँ पे आता तो रोबोट 1 यहाँ पे आ सकता था, यहाँ पे आ सकता था, यहाँ पे 3 चॉइस ये बन गई, तो 6 हो गई। सिमिलरली जब रोबोट यहाँ पे आएगा 1 तो रोबोट 2 के पास फिर से 3 चॉइस होगी, तो ये बन गई 9 चॉइसेस टोटल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, और एक चीज़ मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको ये चीज़, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ में आ गई फिर तो आपको 2 मिनट हमें कोड करने में लगेंगे। देखो ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे रिकर्जन कैसे चलेगा। ठीक है, तो सपोज करो कि रोबोट 1 आपका किसी भी गिवन पॉइंट इन टाइम पे एक रो और कॉलम 1 पे है, रोबोट 2 आपका किसी भी गिवन पॉइंट इन टाइम पे रो एंड कॉलम 2 पे है। तो होगा क्या, नाउ लेट्स अज्यूम कि अगर रोबोट 1 आपका यहाँ पे मूव किया, अगर रोबोट 1 आपका यहाँ पे मूव किया तो होगा क्या, जो आपके पास रोबोट 2 की कॉलम 2 पोजीशन के लिए ऑप्शंस होंगे ना, वो ध्यान से देखो, कॉलम 2 -1, कॉलम 2 एंड कॉलम 2 +1 पे जा सकता है वो। तो मैं इस एरे की हेल्प से वो काम करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं रोबोट 2 के कॉलम 2 में इस एरे पे ट्रेड करके ये वैल्यूज को ऐड कर दूंगा, विच विल इवेंचुअली मेक दिस कॉलम वैल्यू टू कॉलम 2 -1, कॉलम 2 एंड कॉलम 2 +1। ध्यान से देखो, अगर मैं ये तीनों वैल्यूज को इसमें ऐड करूं तो ऐड करने से क्या बनेगा, कॉलम 2 -1, कॉलम 2 +0 एंड कॉलम 2 +1 विच इवेंचुअली मेक दीज 3 वैल्यूज। आप ध्यान से देखो, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात है, और ये मुझे काम कितनी बार करना पड़ेगा, इसके लिए पूरा होगा कि जब मेरा रोबोट 1 यहां मूव करेगा तो रोबोट 2 यहां 3 वैल्यूज पे मूव कर सकता है। सिमिलरली जब रोबोट 2 का कॉलम में +0 होगा तो वो फिर रोबोट 2 के लिए 3 लूप्स चल सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे जब रोबोट 1 कॉलम 1 में +1 करके उस लोकेशन पे मूव करेगा, तब मेरा को रोबोट 2 अपने कॉलम वैल्यू में -1, 0 एंड +1 करके ऐड कर सकता है। तो ये मेरी रिकर्सिव कॉल्स होंगी। मैं कोड करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स ट्राई टू कोड दिस। तो देखो मैं जावा में कोड लिखूंगा, बाकी लैंग्वेजेस में कोड आपको ऑलरेडी गिवन होगा। लेट्स ट्राई टू सी इट। देखो तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहाँ पे डीपी एरे बना लेता हूँ, या एक काम करते हैं पहले नंबर ऑफ रोज वगैरह डिक्लेयर करते हैं। तो रोज हो गया हमारे पास ग्रिड डॉट लेंथ, ये हो गया ग्रिड 0 डॉट लेंथ। अब बात करते हैं डीपी एरे की। तो मैं डीपी एरे चाहिए वो जो कि 3D एरे होगा। ठीक है, अच्छा उसमें होगा क्या, मुझे पता है कि एक तो मुझे रोज मेंटेन करनी है, बाकी कॉलम्स मेंटेन करने हैं, 2 अलग अलग उसमें। ठीक है, तो 3D डीपी होने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, अगर आपको 3D, चलो मैं डीपी का आपको बाद में कर दूंगा, मैं ना लिख के चलता हूँ साथ में, बट इतना समझने की जरूरत नहीं है, बट डीपी को बाद में ऐड कर देंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे एक सोल नाम का फंक्शन होगा, वो मेरा आंसर कैलकुलेट करके ला देगा। तो मुझे उसको क्या क्या पास करना है, देखो इनिशियल पोजीशन रोबोट 1 की 0,0 है। ठीक है, और जो दूसरा रोबोट है ना उसके लिए भी ये रो 0 ही है, बट कॉलम उसके लिए क्या है, जो भी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स -1, ये उसकी पोजीशन है। तो ये वाला बताता है रोबोट 1 की पोजीशन, और ये बता रहा है आपको रोबोट 2 की पोजीशन। साथ के साथ में इसको ग्रिड भेज दूंगा, इतना भेजने की जरूरत है बस, बाकी रोज एंड कॉलम्स भेज देते। चलो रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अब बना लेते हैं इस मेथड को। तो प्राइवेट इंट सोल्व, इन वैल्यूज को पास करते हैं, तो फटाफट करंट रो, करंट कॉलम 1, कॉलम 2, और ये हमारे पास 2D ग्रिड एरे हो गया, टोटल नंबर ऑफ रोज हो गई एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू पास इन दिस फंक्शन। अब हम देखो सिंपल काम करेंगे कि अगर मैं किसी भी मूवमेंट पे मेरा जो रो है, अगर वो ग्रेटर देन तो कभी होगा नहीं, मतलब अगर इक्वल हो जाता है टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस टोटल नंबर ऑफ रोज के, चलो तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा 0। मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा 0, क्योंकि मुझे उस टाइम पे कोई चेरी नहीं मिलेगी वहां से। अगर मैं रो के बाहर जाता हूँ तो मुझे कोई चेरी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर मैं आउट ऑफ बाउंड जाता हूँ, ठीक है कॉलम्स के लिए, तो वो मेरी गलत डायरेक्शन होगी। तो मैं चाहता हूँ कि वहां से मैं रिटर्न कर जाऊँ, वहां से मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि वहां से मैं वापस आना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि वो आउट ऑफ द बाउंड है। ठीक है, तो ये वाली मैंने कंडीशन अलग से क्यों लिखी, बिकॉज मुझे लास्ट में पहुंचना है। तो ये कंडीशन मेरे को ये बताएगी कि तुम वर्टिकली सारी रोज को कवर कर चुके हो, अब जिस रो पे तुम आए हो वहां से तुम्हें कभी भी कोई आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए तुम 0 नंबर ऑफ चेरीज को यहां से ले जाओ। बट इसके अलावा अगर मैं कॉलम्स पे मैं कंडीशन देखो डिफरेंट लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं किसी भी मूवमेंट पे किसी भी रो से लेफ्ट में, राइट में, बाहर, आउट ऑफ बाउंड जा सकता हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर कॉलम 1 लेस देन 0 है, ठीक है लेस देन 0, या फिर कॉलम 2 आपका लेस देन 0 है, या फिर अगर आपका कॉलम 1 आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स के, या फिर आपका कॉलम 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स के, है ना, तो आप ऐसे केस में क्या रिटर्न कर दो इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू, क्योंकि वो एक इनवैलिड डायरेक्शन है जहां आप जाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप रो की लास्ट रो पे आए हो तो ये एक इनवैलिड नहीं है, इसको आप एक बोलोगे कि ये आपको ये बताएगा कि आप एक सही जगह पे आ चुके हो, सारा वर्टिकली आप ट्रेवर्स कर चुके हो, इसलिए अब आपको नंबर ऑफ जो चेरीज मिलेंगी वहां से 0 मिलेंगी। लेकिन अगर आप कहीं पे भी कॉलम्स में लेफ्ट या राइट में बाहर जाते हो तो उस केस में आपको वो इनफाइनाइट वहां से रिटर्न करो, माइनस इनफाइनाइट, ताकि आपको पता लगे कि ये जिस डायरेक्शन आप में जा रहे हो ये गलत डायरेक्शन है, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ से आपको बहुत बेकार आंसर मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हम मिनिमम रिटर्न करेंगे वहां से।
इसके अलावा बाद में हम डीपी वाली कंडीशन लगा देंगे, बट अभी के लिए चलते हैं। अब देखो डायरेक्शन वाली जो मैं बात बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि ना आप एक डायरेक्शन एरे बनाओ, dir इज इक्वल्स टू न्यू इंट डायरेक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, हमने बोला कि किसी भी मोमेंट पे हमारा कॉलम +1 हो सकता है, कुछ भी ऐड नहीं होगा, और +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लूप चला लो, i की वैल्यू 0, i इज लेस देन 3 एंड i ++। सिमिलरली फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j इज देन 3 एंड j ++। क्योंकि 9 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, इसलिए मैं 9 बार लूप चला रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे इन 2 फॉर लूप से कुछ नहीं हो रहा है। इन 2 फॉर लूप का मतलब है कि आप 9 बार रिकर्जन कॉल करोगे, दैट्स इट, ठीक है, और कुछ नहीं है ना। अब होगा क्या कि तो एक रोबोट 1 की एक पोजीशन के लिए ये रोबोट 2 3 अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कुछ करके सॉल्व। तो वो कहाँ जा सकता है? रो +1 पे तो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि जो आपका करंट कॉलम है ना, उसमें आप ऐड करो डायरेक्शन ऑफ आई वाला, क्योंकि मुझे इस लूप, जब ये 3 बार लूप चलेगा ना, तो मैं रोबोट 2 के 3 बार लूप के लिए मैं अपने उस रोबोट 1 को सेम लोकेशन पर रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं लिखूंगा डायरेक्शन ऑफ आई विच इज कॉलम 1 + 1, सॉरी -1, ठीक है। इनिशियली वो कॉलम 1 -1 वाली लोकेशन पर जाएगा, और उसके लिए जो मेरा कॉलम 2 होगा वो उसमें क्या होगा बेसिकली ऐड, उसमें डायरेक्शन ऑफ जे ऐड होगा, ठीक है। ग्रिड एज इट इज रहेगा, टोटल नंबर ऑफ एज इट इज रहेंगे, कॉलम्स एज इट इज रहेंगे। अब होगा क्या बेसिकली, मैं ना यहाँ पे, क्योंकि ये अलग अलग वेज है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं हर एक वे से मैक्स नंबर ऑफ चेरीज कैलकुलेट करके लाऊंगा, उसको मैं 0 बोल लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैक्स चेरीज को मैं मैक्स निकालूंगा, math.max के जितने भी तरीके मैं ट्राई करूंगा, मुझे मैक्सिमम लाना होगा मैक्स चेरीज का, और हर डायरेक्शन में जो मैं अपना रिकर्जन कॉल कर रहा हूँ उससे मेरे को मैक्सिमम आंसर निकाल के लाना है। लेट मी जस्ट शिफ्ट टू दिस, यप, ठीक है। तो ये मेरा वो काम करेगा। अब लास्ट में क्या करूंगा, तो आइडियली मेरे को या तो हर रिकर्जन कॉल से या तो मेरे को क्या मिलेगा, या तो मेरे को ये 0 मिलेगा या फिर मिनिमम मिलेगा, ठीक है। अब वापस आते वक्त मैं क्या करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि अगर दोनों के कॉलम 1 कॉलम 2 ऐड बराबर है, मतलब दोनों ही रोबोट्स अगर मेरे सेम पोजीशन पे है, तो तब तो मैं क्या करूंगा ना, तब मैं सिर्फ ग्रिड के अंदर एक रो और एक कॉलम किसी भी, मतलब क्योंकि दोनों कॉलम सेम है, तो मैं उस वैल्यू को += कर दूंगा, लाइक += ठीक है, += कर दूंगा मैक्स सीरीज में। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो कॉलम 1 अलग अलग है, तो मैं क्या करूंगा उस केस में, मैक्स सीरीज के अंदर += करूंगा दोनों ही ग्रिड की वैल्यूज, तो ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम 2, ठीक है। क्योंकि दोनों रोबोट्स मेरे अलग अलग पोजीशन पे, तो मुझे दोनों के ही चेक करना होगा, एंड बस एट लास्ट में रिटर्न कर दूंगा मैक्स चेरीज, ठीक है। अब ये होगा आपका रिकर्सिव कोड। इसको मेमोराइज कर लेते हैं। तो मैंने डीपी तो अरे आई थिंक पहले से ले लिया था, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ। इसको डीपी को हमें भेजना पड़ेगा, और आपको पता है मेमोराइजेशन का रूल, आपको मेमोराइजेशन का रूल पता होना चाहिए कि आपको डीपी को -1 से इनिशियलाइज करना होता है। तो इंट i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन कितना नंबर ऑफ रोज एंड i ++, ठीक है। फिर ग्रिड के अंदर जो 2D में जो सेकंड डायमेंशन है वो आपका कॉलम्स है, तो j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन कॉलम्स एंड j++, ठीक है। और फिर मुझे अब यहाँ पे जितने भी एरे मिलेंगे मुझे उनको फिल करना है, तो एरेज डॉट फिल, ठीक है। ये मैंने हर लैंग्वेज में दे दिया आपको, तो डोंट वरी, आप देख सकते हो। तो डीपी ऑफ i, j वाले एरे को मेरे को -1 से भर देना है, ठीक है। और यहाँ पे डीपी पास कर देंगे। अब डीपी पास किया तो आपको डीपी रिसीव भी करना पड़ेगा, तो ये 3D डीपी है, तो ध्यान रहे 3D आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, डीपी। एंड देन यहाँ पे बिफोर कॉलिंग द रिकर्जन आप चेक कर लो कि इफ डीपी ऑफ दिस पर्टिकुलर रो, दिस पर्टिकुलर कॉलम 1 एंड दिस पर्टिकुलर कॉलम 2, अगर ये वैल्यू -1 नहीं है, ठीक है, अगर ये वैल्यू -1 नहीं है, तो आप यहीं से रिटर्न कर दो डीपी ऑफ रो कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है, ये रिटर्न कर दो। अदरवाइज लास्ट में यहाँ पे आपने आंसर कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे इस आंसर को फिल कर दो कि इस रो में इस कॉलम 1 में एंड इस कॉलम 2 में आप ये आंसर स्टोर करो एंड देन रिटर्न करो, ठीक है। तो एक बार लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड, राइट, ओके। कहीं पे कुछ एरर है तो लेट्स ट्राई टू लुक एट दिस। कहाँ पे हमने ग्रिड रोज कॉलम्स, ओके, डीपी पास नहीं किया तो डीपी पास करना पड़ेगा, तो डीपी पास कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट हो गया, इसको एक सबमिट करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, ये आपका सबमिट हो चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी भी लैंग्वेजेस में आपको ये कोड मैं दे दूंगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो, बहुत सही तरीके से ब्लॉग लिखता हूँ मैं, राइट, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं बात करूँ, मैं भूल जाता, सॉरी। तो आप देखो मैंने 3 साइज का डीपी
टेबल यहाँ पे क्रिएट किया है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी m इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। और आपका रिकर्सिव कॉल भी उतना ही होगा, बिकॉज आप देखो मैं हर एक रो एंड कॉलम के दोनों ही कॉम्बिनेशन, 2 डायमेंशन में कॉलम के कॉम्बिनेशन के लिए इसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इवेंचुअली ये जो टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स होंगी ये आपकी डीपी की साइज के बराबर ही होंगी, ठीक है। तो टाइम एंड स्पेस दोनों इसके अंदर बिग ऑफ m इंटू एन स्क्वायर इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।